Hi everyone, welcome to channel Gate Cracker. Hi everyone, my name is मनप्रीत। जैसा कि आपको पता है कि हम हीट ट्रांसफ़र के टॉपिक और न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था हीट कंडक्शन थ्रू ए कंपोजिट सिलेंडर वॉल। तो आज हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ स्फीयर। ये हमारे पास एक शेल है, एक पाइप है जिसका रेडियस R1 है और R2 आउटर रेडियस है, और ये हमारे पास K थर्मल कंडक्टिविटी है। हमें पता है फोरिज लॉ क्या होता है, Q इक्वल टू माइनस के dt/dr। तो हमें पता है कि Q इक्वल टू माइनस के dt/dr होता है फोरिज लॉ, और एरिया भी पता है हमें 4πr² होता है सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, जहाँ r हमारे पास रेडियस है। एट एनी पॉइंट R1 R2 हमने a की वैल्यू पुट की है इसमें 4πr² में, 4πr² a की वैल्यू पुट की है। और अब हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे। r वाली टर्म एक साइड को कर लेंगे, यार dr ऊपर चला गया, r² नीचे आ गया, और dt वाली टर्म एक साइड को कर लेंगे, उसको इंटीग्रेशन करेंगे। ये हमारे पास T1 टेम्परेचर है एट R1 का, और T2 टेम्परेचर है, सॉरी T2 है, यहाँ से है T2 टेम्परेचर है R2 का। तो बाउंड्री कंडीशन हमारे पास है R इक्वल टू R1 और T इक्वल टू T1, R इक्वल टू R2, T इक्वल टू T2। हमने इंटीग्रेशन की है विद रिस्पेक्ट टू dr/r²। अब हमें इंटीग्रेशन पता है, इंटीग्रेशन हमने मैथ में भी की है, और फिजिक्स हमने +2 से करते आ रहे हैं इंटीग्रेशन को। तो आपको इंटीग्रेशन करनी आती होगी। dt की t रहती है और 1/r² की -1/r होती है। तो हमने अपर लिमिट R² और लोअर लिमिट R1, और T2 T1 अपर लिमिट और लोअर लिमिट है, ये हमने पुट की है इसमें। अपर लिमिट होगी 1/r², और माइनस ये लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/r²। और ये T2 है T1, और हम जब माइनस को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो T1 - T2 आ जाएगा। और इसको भी रीअरेंज किया हमने, तो ऐसे लिख दिया हमने। यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। आगे हमने इसको एलसीएम लिया है। एलसीएम लेना आपको सभी को आता होगा, और एलसीएम लेने के बाद हमने इसे रीअरेंज किया है। क्यों हमें पता है क्या होता है, ΔT/RTh, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है हमारे पास, ΔT/RTh। अब मैंने जैसे आपको बताया है क्या होता है ΔT/RTh। अब इस इक्वेशन के बाद आप कंपेयर करोगे, RTh की वैल्यू हमें पता लग रहा है कि यहाँ से क्या बन रहा है, R2 - R1 4πr1 R2 K। तो यहाँ हमारा वो निकल गया थर्मल रेजिस्टेंस स्फीयर वॉल के लिए क्या होता है, R2 - R1 4πr1 R2 K। ये एक नंबर में पूछ लिया जाता है गेट और DSC में कि थर्मल रेजिस्टेंस स्फीयर वॉल में क्या होता है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। हम इसे हीट कंडक्शन में यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। सेम है जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, वैसे ही करना है। आप पिछला लेक्चर जरूर देखें, तभी आपको चीज़ समझ आएगी। हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन हाइपरबोलिक है। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है गेट में या ESC में, व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन स्फेरिकल वॉल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, सो विल टेक क्या होगा, हाइपरबोला। सो आपने साथ साथ में नोट्स करते रहे, और हमारे गेट क्रैकर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप शेयर और कमेंट नहीं करते तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलता। तो आप ज़रूर हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हीट कंडक्शन थ्रू ए कंपोजिट स्फेरिकल वॉल। अभी हमने पढ़ा था कैलकुलेशन ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ स्फीयर, और आप पढ़ेंगे हीट कंडक्शन थ्रू ए कंपोजिट स्फेरिकल वॉल।
हमारे पास एक शेल है जिसका टेम्परेचर है हमारे पास TH और कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र है हमारे पास HH। उसी तरह हमारे पास कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर TC, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र हमारे पास कोल्ड फ्लूइड का HC। और जो TH है टेम्परेचर हॉट फ्लूइड है वो ग्रेटर देन है टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड से। अब TH क्या है हमारे पास टेम्परेचर ऑफ द हॉट फ्लूइड फ्लोइंग इनसाइड द सिलेंडर। TC है हमारे पास टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड फ्लूइड आउटसाइड द सिलेंडर। HH हमारे पास इनसाइड कन्वेक्टिव, सॉरी यहाँ पर कन्वेक्टिव आएगा, हॉट फ्लूइड हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट हमारे पास। और HC हमारे पास आउटसाइड कोल्ड कन्वेक्टिव फ्लूइड हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट। साथ साथ में नोट करते रहिए मेरे साथ। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था हीट कंडक्शन थ्रू ए कंपोजिट सिलेंडर वॉल, उसी तरह डायग्राम है ये। हमें पता है ये क्यों रेडियल डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और ये सभी रेजिस्टेंस सीरीज़ में है, सभी रेजिस्टेंस सीरीज़ में। ऐसा क्यों हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, तो आप प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें, तभी आपको ये लेक्चर समझ आएगा। अब हमें पता है कंडक्शन, ये सॉलिड बॉडी है, ये सॉलिड बॉडी है, ये सॉलिड बॉडी है, इन तीनों में कंडक्शन हो रहा है, इन तीनों में कंडक्शन हो रहा है। और ये फ्लूइड है और ये बाहर फ्लूइड है, तो इनमें कन्वेक्शन हो रहा है। अब हमें पता है इसमें 3 कंडक्शन और 2 कन्वेक्शन हो रहा है, टोटल 5 रेजिस्टेंस हमारे पास। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी हीट फ्लो की। अब हमें पता है क्या इक्वल टू होता है HA डेल्टा T। ये हमारे पास सफ़ेयर के लिए है एरिया ऑफ सफ़ेयर, हमें पता है 4πr² होता है। और ये कंडक्शन है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कैसे कैसे सॉल्व किया है। आप प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें, तभी मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि तभी समझ आएगा आपको। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो पहले आप प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें, तभी आप नेक्स्ट लेक्चर देखें। तो हमें पता है HA का हमारे पास सफ़ेयर के लिए 4πr²। और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, TH से हम T1 में जाएंगे, तो हॉट फ्लूइड माइनस T1। TH इसलिए लिखा क्योंकि TH का टेम्परेचर ज़्यादा है T1 से। तो नेक्स्ट अब T1 से T2 जाएंगे, तो यहाँ पर कंडक्शन हो रहा है। कंडक्शन के लिए होता है क्यू डेल्टा T/RTH। RTH की वैल्यू हमने निकाल रखी है पिछले प्रीवियस टॉपिक में। RTH होता है सफ़ेयर वाल के लिए R2 - R1/4πr1 R2K। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया, T1 - T2। RTH की वैल्यू पुट की, वैसे T2 से T3 RTH स्फेरिकल वाल की वैल्यू पुट की, उसी तरह 3 से 4। अब जब 4 से बाहर जाएगा फ्लूइड में तो T4 - TC है ना, और यहाँ पर आ जाएगा HA और K, सॉरी HA टेम्परेचर डिफरेंस। यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अब ध्यान दीजिए, जो ये वैल्यू है T4 - TC, जो भी टेम्परेचर होगा हमेशा टेम्परेचर डिफरेंस ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन 0 होगा मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, तभी जो इक्वेशन बैलेंस होगी हीट फ्लो इक्वेशन। अब क्यों हमें पता है डेल्टा T/RTH टोटल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस टोटल होता है। अब डेल्टा T हमें पता है टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, TH से लेकर TC तक टोटल रेजिस्टेंस लिख रहे हैं ना हम, तो TH - TC टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता है, हमने इस सभी को ऐड कर देना है। और थर्मल रेजिस्टेंस के लिए कन्वेक्शन हो रहा है, फ्लूइड से सॉलिड बॉडी जा रहा है ना, तो कन्वेक्शन के लिए क्या होता है फार्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, तभी बार बार मैं बोल रहा हूँ प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें। 1/HA होता है, A की वैल्यू हमें पता है, सफ़ेयर एरिया ऑफ सफ़ेयर कितना होता है, कंडक्शन, फिर कंडक्शन हो रहा है, कंडक्शन के लिए भी हमने वैल्यू निकाल रखी है थर्मल रेजिस्टेंस सफ़ेयर के लिए प्रीवियस टॉपिक में। उसी तरह 1/HC कोल्ड फ्लूइड के लिए ये टोटल थर्मल रेजिस्टेंस निकल गया। तो नेक्स्ट है हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान से करें क्योंकि इसमें एक नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं गेट और ESC में, तो साथ साथ में नोट बनाते रहें और ज़रूर ध्यान से पढ़ें। अब जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो बेसिकली 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है। अब मैं जो हीट कंडक्शन है मैं इसलिए लेकर आया हूँ इसको क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है थर्मल कंडक्टिविटी पर। वो दो फैक्टर कौन से हैं, लेटिस वाइब्रेशन और फ्री इलेक्ट्रॉन। हमने
पीछे ही पढ़ा था स्टार्टिंग, हमने जब हीट ट्रांसफर पढ़ने स्टार्ट किया तब पढ़ा था हमने लैटिस वाइब्रेशन और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है। जैसे कोई एटम सीरीज में रहते हैं, कोई भी एक मटेरियल है वो एटम और मोलिकुलर से मिलकर बने होते हैं, उसमें वो लेटिस फॉर्म करता है तो उस लेटिस में एटम वाइब्रेट करने लग जाता है। जहाँ पर हाई टेम्परेचर जोन होगा वहाँ पर ज़्यादा ज़ोर से वाइब्रेट होते हैं ये लेटिस वाइब्रेशन एटम, एंड वो वाइब्रेशन होगा। और वो वाइब्रेशन कहाँ तक होता है, लो टेम्परेचर जोन तक, तो उसे हम लेटिस वाइब्रेशन कहते हैं। लेटिस वाइब्रेशन 30% हीट ट्रांसफ़र करता है या वाइब्रेशन करता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर जोन तक। तो इस तरह से हीट कंडक्शन होता है लेटिस वाइब्रेशन में। मैं आपको प्रीवियस लेक्चर वाला डायग्राम दिखा देता हूँ कि जहाँ हमने लेटिस वाइब्रेशन पढ़ा था। ये वो डायग्राम, शायद जिसने ये लेक्चर पढ़ा होगा उसे पता होगा कि ये हाई टेम्परेचर रीजन है, यहाँ से वाइब्रेशन होना स्टार्ट होते हैं एटम, और ये जहाँ वहाँ तक जाते हैं वाइब्रेट होते, जहाँ लो टेम्परेचर रीजन तक, जहाँ तक ये वाइब्रेट करते जाते हैं। ये लिखा है ना यहाँ पर, दिस वाइब्रेशन कंटिन्यूज अप टू लो टेम्परेचर रीजन 30%। तो नेक्स्ट है फ्री इलेक्ट्रॉन 70%। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी से भी बॉन्डिंग नहीं बना के रखते, वो हाई टेम्परेचर रीजन से लो टेम्परेचर रीजन तक मूव करते हैं, वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। सो वी विल सी वाइब्रेशन ऑफ thermal conductivity in metal, non-metal, liquid and gas with respect to time, pressure and other properties। अब हम देखेंगे कि जो वेरिएशन है थर्मल कनेक्टिविटी में वो मेटल नो मेटल पर क्या असर करती है टेम्परेचर और प्रेशर में। अब प्रॉपर्टी हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल। इन ए मेटल कंडक्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज the result of the lattice vibration and free electron, but in metal thermal conductivity is mostly due to free electron as lattice vibration are very small, as atom are very close to each other, so metal are good conductor of heat। अब जो थर्मल कनेक्टिविटी है वो लैटिस वाइब्रेशन और फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से वेरी करता है। इन मेटल थर्मल कनेक्टिव वेरी करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन लेटिस वाइब्रेशन पर भी वेरी करता है। तो क्या कह रहा है, मतलब क्या, जो थर्मल कनेक्टिविटी है वो लेटिस वाइब्रेशन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से वेरी करता है। अब इन मेटल थर्मल कनेक्टिव वेरी करता है फ्री इलेक्ट्रॉन, जो लेटिस वाइब्रेशन पर भी वेरी करता है पर बहुत कम करता है वेरी थर्मल कनेक्टिविटी लेटिस वाइब्रेशन पर, बट फ्री इलेक्ट्रॉन में ये भी वेरी करता है, बट लेटिस वाइब्रेशन से ज़्यादा वेरी फ्री इलेक्ट्रॉन में करता है। और फ्री इलेक्ट्रॉन में ये वेरी क्यों ज़्यादा करता है? क्योंकि एटम बहुत क्लोज रहते हैं तो इतना वाइब्रेट नहीं हो पाते, तो इसलिए मेटल इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इसलिए बोलते हैं मेटल इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत क्लोज रहते हैं, इतना वाइब्रेट नहीं कर पाते, और जो लेटेस्ट वाइब्रेशन है उसमें ये थर्मल कनेक्टिविटी वेरी बहुत कम करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, with increase in temperature thermal conductivity decrease for metal because lattice vibration increase of metal, so free electrons are not able to migrate from hot side to cold side, and mostly heat conducted in metal are due to free electron migration। इसका मतलब क्या है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वैसे थर्मल कनेक्टिविटी है वो डिक्रीज होगा। अब मतलब क्या कह रहा हूँ मैं इसका, जो जब हम कोई सी चीज़ का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो थर्मल कनेक्टिविटी डिक्रीज होगा किसी मेटल का, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर जो लेटिस वाइब्रेट होने लग जाता है तो उसमें क्या होता है, जो वाइब्रेशन की वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव नहीं हो पाते, माइग्रेट नहीं हो पाते हॉट साइड टू कोल्ड साइड। सो इसीलिए फ्री इलेक्ट्रॉन मूव नहीं हो पाते तो के डिक्रीज होने लग जाता है। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, के फॉर मेटल डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉर मोस्ट ऑफ द मेटल एक्सेप्ट एल्युमिनियम। अभी हमने पिछले पॉइंट में पढ़ा था, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, तो यही पॉइंट है कि थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है अगर जब इंक्रीज करता है हमारा टेम्परेचर
फॉर मोस्ट मटेरियल में ऐसे ही होगा, टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करेंगे थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज़ होगी। बट एल्युमिनियम के केस में ऐसा नहीं होता। एल्युमिनियम में टेम्परेचर बढ़ाने से थर्मल कंडक्टिविटी भी बढ़ता है। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, अलोइंग ऑफ मेटल रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ड्यू टू प्रेशर ऑफ अदर इम्प्योरिटीज़। एग्जाम्पल क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी है प्योर कॉपर की 385 वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस एंड थर्मल कंडक्टिविटी है निकल की, प्योर निकल की 93 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन स्क्वायर सेल्सियस सॉरी। A mono metal is alloying of nickel and copper has thermal conductivity of only 24 watt per meter degree Celsius। अब जो कॉपर का प्योर कॉपर का के है वो 385 है और प्योर निकल का 93 है। अगर हम कॉपर और निकल को मिलाते हैं तो एक अलॉय बनता है और उस अलॉय का नाम है मोनल मेटल। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम हो जाएगी अगर हमने जब दो थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल को ऐड किया तो एक मोनल मेटल अलॉय बनाए जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी 24 होगी, जबकि कॉपर की 385 थी और निकल की 93। ऐड करने पर 24 वाट पर मीटर स्क्वायर सेल्सियस हो गया। अब हमें दिख रहा है कि दो थर्मल कंडक्टिविटी ऐड करने पर उसकी तीसरे जो अलॉय बना उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास मैकेनिकल फॉर्मिंग, दैट इज फोर्जिंग, ड्राइंग and bending cause reduction in thermal conductivity. For example, K of hardened steel is lower than that of annealed steel। इसका मतलब अगर हम फोर्जिंग, बेंडिंग या ड्राइंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं किसी मेटल में तो उसका जो थर्मल कंडक्टिविटी भी रिड्यूस हो जाता है। एग्जांपल हार्डन स्टील है, उसका जो K है वो लो हो जाता है नॉर्मल एक एनेल्ड स्टील से। तो जब भी हम फोर्जिंग, ड्राइंग एंड बेंडिंग परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी है रिड्यूस हो जाती है। सो हमारे पास नेक्स्ट है नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एज दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सम नॉन मेटल आर इवन पुअर देन फ्यू लिक्विड लाइक मरकरी Hg। मरकरी का सिंबल Hg होता है। अब जो नॉन मेटल की कंडक्टिविटी पुअर होती है उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इवन थर्मल कंडक्टिविटी सम नॉन मेटल का बहुत पुअर होता है देन फ्यू लिक्विड लाइक मरकरी का कम होता है। जो नॉन मेटल की कंडक्टिविटी है वो बहुत पुअर होती है क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इवन जो थर्मल कंडक्टिविटी नॉन मेटल का किसी मटेरियल का बहुत ज़्यादा कम होता है देन फ्यू लिक्विड लाइक मरकरी का कम मरकरी कम होता है। नेक्स्ट हमारे पास गैसेस। In gases, heat conduction is due to mainly free electron and no lattice vibration. So thermal conductivity of gases increase with increase in temperature because free electrons start migration and collide very fast. अब जो गैसेज है वो हीट कंडक्शन ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो थर्मल कंडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन माइग्रेट होने लग जाते हैं, कोलाइड होते हैं बहुत फास्ट। जितना ज़्यादा मोलिकुलर वेट होगा उतना कम ही के की थर्मल कंडक्टिविटी जितना ज़्यादा मोलिकुलर वेट होगा उतना कम थर्मल कंडक्टिविटी होगा गैस का। अब जो फार्मूला है गैस के लिए, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैस 3RT/m। आर का हमारे पास यूनिवर्सल कांस्टेंट है, आर की वैल्यू होती है 8 ये फिक्स स्टैंडर्ड है 8.314 kg पर kg केल्विन और एम में हमारे पास मोलिकुलर वेट, टी हमारे पास टेम्परेचर। सो गैस विद हायर मोलिकुलर वेट हैव स्मॉल के। जितना ज़्यादा मोलिकुलर वेट होगा उतना कम थर्मल कंडक्टिविटी होगी गैस की। सो नेक्स्ट हमारे पास वेरिएशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी विद द टेम्परेचर। अब ये के का थर्मल कंडक्टिविटी का फार्मूला K0 1 + BT। ये हमारे पास एक डायग्राम है और इसके थ्रू बताएंगे हम कंडक्टिविटी कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये आइसोथर्मल सरफेस एट टेम्परेचर T1 है। आइसोथर्मल सरफेस वो होता है जिसमें टेम्परेचर सेम रहता है, चाहे इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, सभी पॉइंट पर टेम्परेचर सेम रहता है। T1 के लिए ये आइसोथर्मल सरफेस, T2 के लिए ये T1 इज ग्रेटर दैन T2 है और ये हीट फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में। वेयर K0 इज थर्मल कंडक्टिविटी
एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड केज। अगर ऐसा वेरिएशन होगा ऐसे करके बनेगा, अगर ऐसे करके वेरिएशन बनेगा तो वो पॉजिटिव होगा। अगर कभी वेरिएशन ऐसे करके बना नीचे को तो ये बी नेगेटिव। अगर कभी स्टेट में बना तो वो बनेगा बी इक्वल टू 0। सो k is not always constant, rather it may vary with temperature in general. In general k हमेशा कभी कांस्टेंट नहीं रहता, k कभी थर्मल कंडक्टिविटी कभी कांस्टेंट नहीं होती। फॉर मोस्ट मटेरियल k की वैल्यू, k का फार्मूला k नॉट 1 प्लस बी टी, k नॉट बता दिया हमने, थर्मल कंडक्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस है। b जब अगर पॉजिटिव होगा कभी वेरिएशन ऐसे बनेगा तो फॉर नॉन मेटल एंड इंसुलेटर होगा। अगर b नेगेटिव होगा तो फॉर मेटेलिक कंडक्टर एक्सेप्ट अल्मोनियम एंड यूरेनियम होगा। सो नेक्स्ट लिक्विड हैव वेरी अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। इट मे इंक्रीज और डिक्रीज। फॉर मोस्ट लिक्विड थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज विद increase in temperature, but water is an exceptional case as k thermal conductivity of water increase with increase in temperature। अब इसका मतलब क्या है? जो लिक्विड का अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर है, मीन्स उसके बिहेवियर को कोई नहीं जान सकता, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। बट ज़्यादातर लिक्विड केस में जो थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है व्हेन इंक्रीज इन टेम्परेचर। ज़्यादातर जो लिक्विड होता है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है व्हेन इंक्रीज इन टेम्परेचर। बट वाटर एक ऐसा केस है जहाँ थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर। लास्ट लाइन का लिखे, वाटर एक ऐसा केस है जिसमें थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है थर्मल कंडक्टिविटी और डिफरेंट मटेरियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गेट में और ESE में पूछे जाते हैं एक एक नंबर में कि सबसे कम लोवेस्ट प्रॉपर्टी किसकी, थर्मल कंडक्टिविटी किसकी है, सबसे ग्रेटेस्ट थर्मल कंडक्टिविटी किसकी है, असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाना है। तो आप इसको ज़रूर याद करें। आगे हम इस पर रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर करेंगे आने वाले कुछ दिनों में। बस थ्योरी बहुत हो गई है, न्यूमेरिकल करने हैं। तो अल्मोनियम की 225 थर्मल कंडक्टिविटी होती है। जैसे जो मेन सभी याद रखने की जरूरत नहीं है, जो मेन है अल्मोनियम होगा, कॉपर होगा, स्टील होगा, सिल्वर, कास्ट आयरन, ऐसे थर्मल कंडक्टिविटी याद कर लीजिए और नोट कर लीजिए क्योंकि इसके बेस पर न्यूमेरिकल आते हैं। तो आगे हम इसके बेस पर जो इतने भी न्यूमेरिकल है प्रीवियस ईयर में तो सभी सॉल्व करेंगे और जो इस बार आने के चांस है वो भी हम सॉल्व करेंगे। अब फर्नेस और बॉयलर्स लायक है ना, और ये वुड के लिए है, ग्लास के लिए है, आप सभी को नोट कर लीजिए। अब जैसे कि ये हमें पता है सबसे कम थर्मल कंडक्टिविटी है फ्रेओन की 0.083 है, मैंने लिखा भी यहाँ पर लोवेस्ट होती है, और सबसे ज़्यादा होती है थर्मल कंडक्टिविटी ग्रेटेस्ट होती है डायमंड की। तो ये भी आप नोट कर लीजिए कि सबसे ज़्यादा डायमंड की होती है, सबसे कम फ्रेओन की होती है 0.083, और डायमंड की होती है 1000 वाट। यूनिट क्या होता है थर्मल कंडक्टिविटी की आपका पता होगा, वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। सो आज इतना ही। तो कल हम पढ़ेंगे क्रिटिकल रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो साथ साथ में हमारे साथ नोट बनाते रहे और हमारे गेट क्रैकर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेट मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें गेट क्रैकर को, और शेयर करें, और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है गेट क्रैकर 01, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और बेल आइकन में मिल जाएगी। तो अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय, थैंक यू।